बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 and the period is science. This is our week number 3 and the video number 2. In our previous video we have learned about habitats and the topic different types of habitat we have learned, like desert, coral reef, arctic and rainforest. Now about the adaptations of the animals in the animals according to their habitat, मतलब उनमें क्या क्या adaptations होती हैं. they can live or they can survive to them in their habitats, in their different types of habitat. For example, and which animals those live in desert have different habitats, and animals those live in water have different types of habitats. So they have different types of adaptations in them. With the help of these adaptations they can survive. इन adaptations की वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को survive कर सकते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. In our previous video we have learned adaptations in camel and in cactus. तो what are the adaptations in camels? Camels में क्या adaptations थी? The number one is hum. उसका hum जिसके अंदर वो fat store करता है. In their hum they store fat. वो अपने हम में क्या स्टोर करते हैं, फेट स्टोर करते हैं. और दे हैव डबल आई लैशेस. उनके आई लैशेस कैसी होती हैं, थिक एंड डबल होती हैं. तो सो दे कैन ईजिली सी इन द डेजर्ट और इन द विंड. एक्सेप्ट दोज टू एडेप्टेशंस दे आल्सो हैव अ फ्लैट पैड टाइप फूड्स. मतलब उनके जो पैर होते हैं वो फ्लैट होते हैं, पैड की तरह होते हैं, मतलब एक चपटे से होते हैं, ठीक है ना, ताकि दे कैन रन ईजिली ऑन द डेजर्ट, ताकि जिसकी मदद से वो डेजर्ट के अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं. नाउ इन द कैक्टस वी लर्न व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन कैक्टस. दे हैव स्पाइंस. दे डोंट हैव लीव्स. उनमें लीव्स नहीं होते, बल्कि लीव्स की जगह पे क्या होते हैं, दे हैव स्पाइंस. उनमें स्पाइंस होते हैं. देयर स्टेम्स आर फ्लैशी एंड थिक. और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैशी और थिक होते हैं. एंड दे हैव द वैक्स कोट ऑन देम. और उनके स्टेम पे क्या होता है, वैक्स कोट होता है. Now in this video we learn about the adaptations in water lily and in fish. Fish and water lily में किस टाइप की adaptations होती हैं. You can see on board that is the water lily. Plant of water lily they found in ponds. ये आपको कहाँ मिलता है, ponds में मिलता है. water lily आपने देखा होगा पानी में होता है सिर्फ. तो water lily में क्या किस टाइप की adaptations होती हैं. तो सबसे नंबर 1 is their stomata. स्टोमेटा क्या होते हैं, इनके अपर साइड पे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं. तो बेसिकली जो और लीव्स होते हैं, द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ लीव्स, मतलब निचली तरफ होते हैं. और इसके अंदर क्या होता है, इसमें अपर साइड पे स्टोमेटा होते हैं. इट इज़ द फर्स्ट एडेप्टेशन इन द वाटर लिली. इनके स्टोमेटा कहाँ होते हैं, अपर साइड पे होते हैं. आप अपनी बुक में भी ये पिक्चर देख सकते हैं. पेज नंबर 19 के ऊपर ये पिक्चर है वाटर लिली की. तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं ये अपर साइड पे होते हैं. दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर साइड विच द हेल्प ऑफ दोज स्टोमेटा दे कैन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जिनकी मदद से ये क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज भी कर लेते हैं, ठीक है. जैसे जब होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें लेनी होती है, अंदर लेनी होती है फॉर मेकिंग फूड.
फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। तो ये कहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए इनके अंदर क्या आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है, ईजिली जा सकती है। तो स्टोमेटा इनके कहाँ होते हैं? अपर साइड पे होते हैं, लीफ के ऊपर की तरफ होते हैं। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो इनर साइड पे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। सेकंड एडेप्टेशंस क्या है इनके अंदर? इनके लीव आप देख रहे हैं बहुत फ्लैट हैं, फैले हुए हैं, चपटे हैं, सही है, फ्लैट शेप, और उसके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। फ्लैट शेप, सेकेंड एडेप्टेशन इनमें क्या है? इनमें ये फ्लैट शेप होते हैं एंड एयर स्पेसेस होते हैं, जिसकी मदद से इनमें जब हवा स्पेस इनके एयर जब इन स्पेसेस में एयर जमा हो जाती है, हवा जमा हो जाती है, तो इसकी मदद से ये पानी पे तैर सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं। ठीक है, पानी में ये डूबते नहीं हैं, अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि इजीली ये फ्लोट करते हैं, तैर सकते हैं पानी के ऊपर। तो इसीलिए इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनके लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फ्लैट है, चपटा है, फैला हुआ है, सही है, जिसकी मदद से ये इजीली पानी में क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। और इन लीव्स के अंदर हवा इजीली स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, तो ये हवा इनको पानी में ही ऊपर मतलब सतह पे ही रखती है, सरफेस पे रखती है, पानी की सरफेस पे रखती है, इनको अंदर डूबने नहीं देती। थर्ड थिंग, इनकी जो थर्ड इनमें एडेप्टेशन है वो क्या होती है कि वैक्स कोट होता है इनके ऊपर। जो ये जैसे ये इसकी सरफेस आपको नज़र आ रही है, वैक्स कोट, वैक्स कोटेड होती है। वैक्स कोटेड होने की वजह से क्या होता है? ये वाटर प्रूफ होता है, सही, ताकि ये इनके ऊपर पानी क्या ना हो, ये पानी में नहीं जा सके। जैसे आपने और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखे होंगे, उनमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी क्या होता है? वो पानी उनके ऊपर जाके उनको गीला कर देता है, वो वेट हो जाते हैं, वो पानी में मुरझा जाते हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर क्या होती है? वैक्स कोट होती है, इनके ऊपर वैक्स कोट होता है। वैक्स कोट की वजह से ये वाटर प्रूफ होते हैं। ये वैक्स कोट इनको क्या करता है? मेक देम वाटर प्रूफ। ये वैक्स कोट इनको वाटर प्रूफ बनाता है। स्टोमेटा, फ्लैट शेप एंड एयर स्पेसिस एंड वैक्स कोट, ये 3 एडेप्टेशंस होती हैं किसके अंदर? वाटर लिली के अंदर होती है, जिसकी वजह से ये इजीली कहाँ रह सकते हैं? पॉन्ड्स में रह सकते हैं। वाटर लिली जो प्लांट है ये कहाँ होता है? पॉन्ड में होता है। ठीक है, अब आप इनको दोनों प्लांट्स को कंपेयर कीजिए, वाटर लिली को और कैक्टस को, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आएगा? मतलब एक के जो लीव है वो इतने फ्लैशी, मतलब इतने वैसे हैं, फ्लैट है, और एक के लीव स्पाइंस की तरह है, मतलब कांटेदार हैं। एक क्यों? क्योंकि उसमें पानी नहीं होता, उनको पानी की ज़रूरत कम होती है, तो इसलिए वो डेजर्ट प्लांट है, तो उसके वहाँ पे लीव्स नहीं है, बल्कि लीव्स की जगह पे क्या है? स्पाइंस है। और यहाँ पे लीव्स कैसे इतने ज़्यादा फैले हुए हैं? वैक्स कोट उसमें भी था, वैक्स कोट इसमें भी है। यहाँ वैक्स कोट इनको वाटर प्रूफ बना रहा है, और वहाँ कैक्टस में वैक्स कोट क्या कर रहा था? कैक्टस में वैक्स कोट जो था वो उनको क्या करता था? वाटर को बाहर निकलने से रोक रहा था। ठीक है, दोनों तरफ वैक्स कोट है। स्टोमेटा आर ऑन दी अपर सरफेस और इन कैक्टस ऑन दी। स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, बल्कि होते ही नहीं, छोटे से भी होते तो लीव्स उसके होते नहीं, तो स्टोमेटा भी उसमें नहीं होते, तो दे कैन नॉट एक्सचेंज द गैसेस का एक्सचेंज उसमें नहीं हो सकता, और वाटर भी उसमें से नहीं निकल सकता बाय रेस्पिरेशन। नाउ आवर नेक्स्ट एडेप्टेशन इन फिश, वाटर लिली एंड इन फिश। फिश कैसी होती है? एज वी नो दैट फिश लिव इन वाटर। फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। दे कैन स्विम इजीली, तो ये इजीली स्विम कर सकती है। तो फर्स्ट एडेप्टेशन जो फिश की होती है वो क्या होती है? इट्स बॉडी, उसकी बॉडी, फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, एकदम स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, मतलब सतह पे फैली हुई होती है। The shape of the fish is called streamline.
फिश की जो शेप है वो कैसी है, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप है, जिसकी मदद से विच हेल्प देम इन स्विम वाटर इजीली, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर इजीली स्विम कर सकती है, तैर सकती है। स्मूथली इन वाटर, देखो अगर आपने फिश को, जैसे फिश है ऑन योर पेज नंबर 20, हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, इट्स एनेबल इट टू मूव क्विक एंड स्मूथली इन वाटर, तो तेज़ी से ये मूव कर सकती है और स्मूथली ये वाटर में मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी शेप, अपनी बॉडी शेप की वजह से। इसके अलावा इसकी सेकेंड एडेप्टेशन इसमें क्या होती है, फिन्स एंड टेल्स। टेल एंड फिन्स, तो ये फिन्स एंड टेल्स की जो एडेप्टेशन है, इसे क्या करते हैं, इन्हें हेल्प करते हैं मूव देम इन वाटर इजीली, इनेबल इट टू मूव इन वाटर इजीली। फिन्स एंड टेल फिन्स एंड टेल इनेबल इट्स टू मूव इन वाटर, फिन्स और टेल की वजह से ये इजीली पानी के अंदर क्या कर सकती हैं, तैर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। नाउ द थर्ड एडेप्टेशन इज गिल्स। गिल्स का क्या फंक्शन है, गिल्स क्या करते हैं, गिल्स हैव देम टू ब्रीथ इन वाटर, गिल्स इन्हें हेल्प करते हैं पानी में सांस लेने के लिए, ठीक है ना। गिल्स की मदद से क्या करते हैं, ये पानी के अंदर इजीली ब्रीथ कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं। इट गिल्स इनेबल इज टू ब्रीथ इन अंडर वाटर, पानी के अंदर भी ये इजीली सांस ले सकते हैं ड्यू टू देयर गिल्स, अपने गिल्स की वजह से। गिल्स इनेबल इट टू ब्रीथ इन वाटर, इन अंडर वाटर, पानी के अंदर ये इजीली अपने गिल्स की मदद से क्या कर सकती है, सांस ले सकती है। दीज आर द एडेप्टेशंस इन फिश, दीज आर द 3 एडेप्टेशंस इन फिश, देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, इट फिन्स एंड टेल्स एंड देयर गिल्स, मतलब उनके गिल्स, फिन्स एंड टेल एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप आर द एडेप्टेशन। ड्यू टू दिस एडेप्टेशन दे कैन सर्वाइव इन वाटर, इन एडेप्टेशंस की वजह से ये वाटर के अंदर, पानी के अंदर क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती। दीज आर द एडेप्टेशंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा एक्सेप्ट दोज एनिमल्स यू कैन नोट और अदर काइंड ऑफ एडेप्टेशंस इन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब आप अपने सराउंडिंग में अगर कोई एनिमल्स देखें तो आप उनके एडेप्टेशंस को नोट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैव विंग्स, because of their wings they can fly, अपने विंग्स की वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वहाँ रहते हैं अंडर होल के अंदर रहते हैं, तो इन होल्स की वजह से उनके अंदर जो एडेप्टेशंस होती हैं आप वो भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स में, अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, तो नोट डाउन देयर एडेप्टेशंस ऑन योर नोटबुक। अगर आप चाहें तो आप उनके अंदर जो एडेप्टेशंस हुई हैं वो आप उनसे नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग हैबिटेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग हैबिटेट? चेंजिंग हैबिटेट का क्या मतलब है? मीन्स द चेंज इन हैबिटेट ड्यू टू अस, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स की वजह से होने वाला चेंज। समटाइम दीज चेंजेस आर हार्मफुल एंड समटाइम दीज चेंजेस आर, मतलब कुछ बाज़ औक़ात क्या होता है, हार्मफुल्स होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, समटाइम्स आर बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं और समटाइम ये नुकसान भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, चेंजिंग हैबिटेट्स। व्हाट आर द चेंजिंग हैबिटेट्स? यू कैन सी ऑन योर बुक पेज नंबर 22। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स
फ्रिक्वेंटली चेंज देयर एनवायरनमेंट और फ्रिक्वेंटली चेंज देयर सराउंडिंग्स। अपने जो सराउंडिंग्स को ह्यूमन बींग्स क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाउ दे कैन चेंज, हाउ दे चेंज, और दीज चेंजेस आर हार्मफुल, और बेनिफिट्स करते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और हार्मफुल होते हैं, क्या होता है इनसे। तो फर्स्ट चेंजिंग हैबिटेट इज डिफॉरेस्टेशन, मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट की सफाई, जंगलात की सफाई। वाई द पीपल कट द ट्रीज और प्लांट्स? बिकॉज एज वी नो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीज डे बाय डे। जैसे हमें जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से क्या होना शुरू हो गया, डिफॉरेस्टेशन, मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। एक अच्छी से, मतलब अगर वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है तो वहाँ से वो ट्रीज को कट कर रहे हैं, दे कट द ट्रीज एंड मेक हेयर बिल्डिंग्स। वहाँ पे क्या बन रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्लाजा बन रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। दे कट द ट्रीज, तो दीज आर हार्मफुल फॉर दोज हु लिव ऑन ट्रीज, मतलब उन एनिमल्स के लिए क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उनका हैबिटेट उनसे छीना जा रहा है। बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, उनसे उनकी हैबिटेट ली जा रही है, जहाँ वो रहते हैं। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो ट्रीज पे ही रहते हैं। तो ट्रीज लिव ऑन प्लांट्स, तो देयर हैबिटेट इट्स प्लांट्स एंड ट्रीज। So this is the deforestation, means clearing of forest. Except this, number 2 is soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion means जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो वहाँ पे सॉइल कैसे रुकेगी। जैसे ही बारिश होगी तो सॉइल क्या होती है, वो स्लाइड हो जाती है, वहाँ से वॉश्ड अवे हो जाती है, धूल ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं वहाँ पे जो रेत होती है, ज़मीन मट्टी जो होती है, बारिश के साथ साथ वो भी आगे बढ़ जाती है या एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द सॉइल इरोजन। यू कैन सी द एग्जाम्पल इन योर बुक। जब यहाँ ट्रीज नहीं होंगे तो जैसे अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक की वजह से पूरी लैंड स्लाइड हो जाती है, लैंडस्केप हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, सॉइल इरोजन कहलाते हैं। देख रहे हैं सॉइल इरोजन की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रीज नहीं तो ये ट्रीज इनको रोके हुए थे, इस पहाड़ को, मतलब यहाँ पे देखें आप जो हाउस है, ये घर है, ये क्या हुआ, यहाँ पे लैंड स्लाइड्स होना शुरू हो गए। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल washed away. तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल वॉश्ड अवे ड्यू टू रेन और ब्लोन बाय विंड। बारिश की वजह से वहाँ से मिट्टी हट जाए या फिर वो हवा से मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो उड़ जाए, वहाँ से ख़त्म हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड सॉइल एरोजन। इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल एरोजन कहते हैं। तो ये चेंजिंग हैबिटेट्स होती है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन। द नंबर 3 इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो हमें बताइए क्या होती है? सम डर्टी सब्सटेंसेज और सम डर्टी थिंग्स मेक द एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट, इट्स कॉल्ड पॉल्यूशन। सही है ना? डर्टी सराउंडिंग्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जैसे हमने अपने इर्द गिर्द देखा है, अपने सराउंडिंग्स में देखा है, नाउ डेज टू मच डर्ट इन आवर सराउंडिंग्स, तो दीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। रेपर्स,
प्लास्टिक के रेपर्स, ठीक है ना, और इसके अलावा क्लॉथ्स और भी बहुत सारे डर्टी थिंग्स होती हैं, डर्टी सराउंडिंग्स से हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं, डर्टी सराउंडिंग्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, जिसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। थ्री टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हमने देखी, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन कैसे होती है? बिकॉज ऑफ स्मोक फ्रॉम दी व्हीकल्स और फ्रॉम दी फैक्ट्रीज, सही है। जहाँ फैक्ट्रीज में काम हो रहा होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ से धुआं निकल रहा है, और गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं मेक द एयर पॉल्यूटेंट, वो क्या करता है? हवा को आलूदा कर देता है, पॉल्यूटेंट कर देता है, तो इट इज़ कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। ये दिस इज़ हार्मफुल टू अस, और बर्ड्स ही हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए क्या है? हार्मफुल है। ड्यू टू दिस कौन सी डिजीज़ हो सकती है? अस्थमा हो सकता है, लंग्स ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो धुआं होता है वो हमारे अंदर चला जाता है, हम इनहेल कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? डिजीज़ हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। कौन सी? एयर पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू अस, और ये होती किसकी वजह से है? स्मोक फ्रॉम दी व्हीकल्स और स्मोक फ्रॉम दी फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं होता है। इसके अलावा अभी कभी आपने देखा होगा कि आग लग गई या कोई एक्सप्लोजन हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन, देन ड्यू टू दीज एक्सप्लोजन आल्सो एयर बिकम पॉल्यूटेड। इन एक्सप्लोजन की वजह से भी क्या होती है? हवा पॉल्यूटेड हो जाती है, हवा आलूदा हो जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। नंबर 2 इज़ वाटर पॉल्यूशन। अभी जैसे कि आजकल जो चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, बारिश की वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारा कचरा, डर्ट सारे सराउंडिंग्स में आके एक जगह जमा हो गया, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि सफाइयाँ की जा रही हैं, क्लियरिंग्स किए जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की सफाई की जा रही है, ताकि क्या ना हो सके? सैलाब का खतरा ना हो सके। क्यों? किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से। समटाइम्स ऐसा होता है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जैसे एक शिप जा रहा है, शिप में ऑयल, शिप कंटेन द ऑयल, शिप में बहुत सारा ऑयल था, द ऑयल इज स्प्रेड इन द सी, और जो सारा ऑयल था वो स्प्रेड हो गया किसके अंदर? सी के अंदर। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ फिर? देन द सी, द लेयर ऑफ द सी बिकम पॉल्यूटेड, जो उसकी लेयर थी वो क्या हो गई? पॉल्यूटेड हो गई बिकॉज ऑफ ऑयल। इस ऑयल की वजह से वो पॉल्यूट हो गई। अब इस ऑयल को साफ करना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक आपने देखा होगा लास्ट मतलब कुछ ईयर्स पहले ये समंदर में ऐसा हुआ था कि तेल गिर गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? वो वाटर क्या हो गया था? पॉल्यूटेड हो गया था, उसमें वाटर पोल्यूशन हो गया था। इसके अलावा फैक्ट्रीज क्या करती हैं? अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं? वो भी समंदर, सी साइड्स के किनारे ले जाके फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर फिशेस और बहुत सारे जो सी क्रिएचर्स होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, दीज आर हार्मफुल फॉर सी क्रिएचर्स और सी एनिमल्स। दिस इज वाटर पॉल्यूशन। In your book there is a picture on page number 27. You can see on page number 27 there is a picture of oil spill on the beach. देख सकते हैं आप, उसमें ऑयल क्या हो गया? फैल गया। बीच पे एक ऑयल का शिप था, शिप की वजह से ऑयल स्पिल हो गया, सारा ऑयल फैल गया। तो उसकी वजह से बर्ड देख रहे हैं, ये बर्ड है, ये यहाँ पे आया होगा जाहिर सी बात है सी में पानी पीने या अपना शिकार करने के लिए। देन इट्स बिकम ऑयली, ये पूरा इसके ऊपर ऑयल चिपक गया। तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर सी क्रिएचर्स। तो वाटर पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर सी क्रिएचर, और उनके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए भी ये हार्मफुल। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, जो हमारे इर्द गिर्द शोर होता है, कंपनीज से निकलने वाला शोर और नॉइज़ पोल्यूशन। इसके अलावा नंबर 4 लैंड पोल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है? वी थ्रो आवर रबिश ऑन द लैंड। हम क्या करते हैं? कचरा क्या करते हैं? ज़मीन पे फेंक देते हैं। तो जिसकी वजह से वो कचरा एक साथ जमा होता रहता है और जमा होते होते वहाँ पे वो क्या हो जाता है? वो जगह जो हो जाती है वो पूरी डर्टी हो जाती है, वो सराउंडिंग पूरा डर्ट से भर जाता है, डर्टी हो जाता है।
तो दिस इज कॉल्ड द लैंड पॉल्यूशन। और इस लैंड पॉल्यूशन की वजह से ड्यू टू दिस लैंड पॉल्यूशन मैनी ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया बिकम्स और ग्रोज। तो वायरस एंड बैक्टीरिया बिकम्स हो जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं एंड दे मेक अस सिक। ये हमें क्या भी कर सकते हैं, ये हमें बीमार भी कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। all the pollutions are not good, are harmful: air pollution, water pollution, noise pollution and land pollution. All these pollution are harmful for us. So now what to do? In your activity book there is a exercise. Solve your exercise in your activity book, page number 6. Name and drawing of invertebrate, place where invertebrate इज फाउंड और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपको अपने पास से करना है, जैसे कि ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के बारे में लिखा हुआ है ऑल दी थिंग्स। नाउ यू कैन ड्रॉ एनी अदर एनिमल्स, एनी अदर बर्ड्स, जो आपको समझ आए आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। वो कहाँ रहते हैं वो लिखें, वेयर दे फाउंड और व्हाट आर देयर एडेप्टेशंस, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें क्या एडेप्टेशंस है, वो आपको यहाँ पे लिखनी। ये कंटेंट में मौजूद है। इसके अलावा भी आप अपने पास से कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, किसी भी एनिमल के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा देयर इज अ फूड चेन। फूड चेन है यहाँ पे लिखी हुई है। इनको आपने सिर्फ तरतीब से लिखना है कि फिग वैस, फिग ट्री और आर्न। इनमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले फिग ट्री, देन फिग वैस, देन आर्न एंड देन लास्ट फिग वैस। तो दिस इज द फूड चेन। एंड नाउ पेज नंबर 8, एडेप्टेशंस ऑफ अ गार्डन एनिमल्स। तो ये गार्डन एनिमल्स की एडेप्टेशंस है, ये भी आपको कंप्लीट करनी है, एक्टिविटी करनी है कि गार्डन में क्या क्या होता है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, आपके गार्डन में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये एडेप्टेशन भी लिखनी है, फिल भी करनी है कि आपने अपने गार्डन में कौन से एनिमल्स को देखा है, कौन से इंसेक्ट्स को देखा है, बटरफ्लाई है या आर्थवॉर्म है, या इसके अलावा और छोटे छोटे जो स्पैरो होती है वो भी गार्डन में रहती हैं, और भी बर्ड्स होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और उनमें क्या एडेप्टेशंस आती है, मतलब उनके विंग्स होते हैं, या वो उनके टीथ कैसे होते हैं, या उनकी बीक होती है, चोंच होती है, उनके पैर कैसे होते हैं, ये सारे एडेप्टेशंस आप अपने बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमने अपनी बुक में पढ़ा, फिश, कैक्टस, कैमिल और वाटर लिली, एडेप्टेशंस जो अभी मैंने आपको सारी बोर्ड पे समझाई है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है कंटेंट में भी, लेकिन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अपने खुद से कोशिश करें इसे सॉल्व करने की, कि आप इसे सॉल्यूशन में या कंटेंट में से देखे बगैर, क्योंकि अभी आपने ये वीडियो में सुना सब कुछ और ये आपकी बुक में भी मौजूद है, तो आप इसको खुद से लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या एडेप्टेशंस पढ़ी हैं कैमिल के अंदर, फिश के अंदर, कैक्टस के अंदर और वाटर लिली के अंदर। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 लास्ट रिवीजन पर्जन एक्टिविटी 1.7 क्रॉस एंड डाउन। सही, ब्लैंक्स है ये, ब्लैंक्स इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, फिल करेंगे एंड देन कंप्लीट द पजल्स। और फिर इस पजल्स को कंप्लीट करना है आपने अकॉर्डिंग टू देयर ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स की हेल्प से लेके आपने इस पजल को कंप्लीट करना। तो नाउ चैप्टर नंबर 1 हियर कंप्लीटेड। हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी है इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारे नोटबुक का वर्क था वो सारे ट्राइट आउट थे, जो आपको कंटेंट सॉल्यूशन में भी मिलेंगे, पेज 7 पे, 9 पे, 10 पे। तो यहाँ से आप देखिएगा ट्राइट आउट, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके अलावा जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में वर्क किया था वो आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको जो वर्क दे रही हूँ वो आपको नोटबुक में द लास्ट, सारे वर्क के लास्ट में करना है। और इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन कॉन्टेंट, ये कॉन्टेंट में मौजूद नहीं है। क्या करना है आपको, कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन की सम पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे एंड राइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक के अंदर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे। जो आपकी साइंस की नोटबुक है उसमें आप ये लिखेंगे पॉइंट्स। और ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स ऑन इंटरलीव पेज, जैसे आपकी बुक में जो इंटरलीव कॉपी जो आपकी है नोटबुक है उसके अंदर इंटरलीव पेज है, वहाँ पे आप पिक्चर्स को पेस्ट भी करेंगे जो आपने यहाँ कलेक्ट किए हैं। तो ये वर्क आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2 मूविंग एंड ग्रोइंग। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर मूविंग एंड ग्रोइंग। मूविंग एंड ग्रोइंग, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूविंग एंड ग्रोइंग, मतलब हाउ कैन वी मूव, हम मूव कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटन, अपने स्केलेटन की वजह से हम मूव करते हैं।
राइट. इफ़ यू डू नॉट हैव स्केलेटन वी कुडंट मूव. अगर हमारे पास स्केलेटन ही नहीं होगा हम मूव नहीं कर सकेंगे. यू कैन सी द जेलीफिश. आपने जेलीफिश देखी होगी. तो जेलीफिश कैसी होती है? इट्स लाइक अ मीट, पीस ऑफ मीट. एक मीट का पीस होता है ना, जो कि क्या होता है, लैंड पे बैठा रहता है. ऐसा लगता है कि कोई एक छोटा सा मीट का पीस रखा हुआ है ना, मीट का टुकड़ा रखा हुआ है. तो अगर इफ़ यू डू नॉट हैव स्केलेटन देन आल्सो वी लुक लाइक अ जेलीफिश. तो हम किस तरह के कैसे लगेंगे? जेलीफिश की वजह से. तो जो हम ये मैं जो खड़ी हुई हूँ बिकॉज आई हैव अ सपोर्ट ड्यू टू द स्केलेटन. स्केलेटन की वजह से मेरे पास क्या है? सपोर्ट है. तो मैं खड़ी हुई हूँ. और ग्रोइंग क्या मतलब क्या है? किस तरीके से हमारे मसल्स ग्रो होते हैं. जैसे हमारे अंदर मीट है, जब हम छोटे से बेबी होते हैं तो हम इतने छोटे से होते हैं, फिर हमारा साइज़ ग्रो होता है, बोन्स का साइज़ ग्रो होता है, मसल्स ग्रोज होते हैं. तो हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनके क्या होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ग्रोइंग होना शुरू हो जाता है. तो इस चैप्टर में हम मूविंग एंड ग्रोइंग के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स एंड स्केलेटन. Our first topic is bones and skeleton. So what is the bones? Now touch your hand. ठीक है, touch your hand, touch your head. अपने head को touch करें, अपने hand को touch करें. And touch your shoulders. Then what do you feel? आपको क्या feel होगा? There is a hard part inside of the body. हमारी body के अंदर क्या है? Hard parts हैं. जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को touch करी तो I feel some hard parts. जब मैं अपने हेड को टच करूंगी तो आई फील सम हार्ड पार्ट ऑन द इनसाइड द हेड. तो व्हाट आर द हार्ड पार्ट्स कॉल्ड? दीज हार्ड पार्ट्स आर कॉल्ड बोन्स. इन हार्ड पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं. तो ये जो हार्ड पार्ट है क्या कहलाता है? बोन्स कहलाते हैं. और वी हैव टू मैनी बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स मौजूद हैं. हाउ मैनी बोन्स वी हैव? वी हैव 206 बोन्स. एन एडल्ट हैव 206 बोन्स. एन एडल्ट हैव 206 बोन्स. एक एडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं. और दीज बोन्स आर मेक टुगेदर अ स्केलेटन. ये बोन्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं. ये आप साथ आपस में मिलके दीज बोन्स मेक टुगेदर मेक स्केलेटन. जैसे कि आपने यहाँ स्केलेटन देखा, ये एक स्केलेटन है. देयर आर टू मैनी बोन्स. दीज ऑल बोन्स आर जॉइंट टुगेदर. ये आपस में एक साथ जॉइंट हैं. फॉर एग्जाम्पल द फिंगर बोन्स, द लोअर आर्म बोन्स, अपर आर्म बोन्स एंड द रिब्स एंड द बैक बोन एंड द pelvis, upper leg bone, lower leg bone, lower leg bone. These all bones are joined and combined together to make a skeleton. These bones are make a skeleton. ये क्या बना रहे हैं? ये एक skeleton बना रहे हैं. तो वैसे जैसे ये skull है, we have a skull. This is the skull. What is called skull? There are some scientific name of the bones. इन bones के different names हैं. Scientific में इन bones को किस तरीके से बोला जाता है? जैसे skull. Skull it's called cranium. Skull को हम क्या कहते हैं? cranium कहते हैं. In scientific we call skull is cranium. और आप you can see on the board also there are different parts of bones. You can see cranium, skull, स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड. मतलब ये जो यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको क्या नज़र आए? एक
आपको क्या आएगा, हार्ड पार्ट लगेगा ना, तो दिस इज द शोल्डर ब्लेड, इसे हम क्या कहते हैं, स्कैपुला, इट इज कॉल्ड स्कैपुला. देन ह्यूमरस, व्हाट इज ह्यूमरस? ह्यूमरस इज द अपर आर्म बोन. You can touch your upper arm, then you feel a hard part. Then this hard part is called humerus. You can see on the skeleton also. This is humerus, right? This is humerus, and then this is radius. Thick bone is radius, and the thin bone is ulna. ये जो thick bone आपको नजर आ रही है, it is called radius, and the thin bone is ulna. They combine together to make a lower part of arm. ये arm का lower part बना रही है एक साथ मिलके, दोनों jointed हैं, right? Then rib. This is the rib. ये क्या है? rib कहते हैं इसे. इसे scientific में भी इसे rib ही कहते हैं, right? And then in the center there is a breastbone. It is called sternum. What is called? It is called sternum. It is the breastbone. You can feel in your side. It is the breastbone between the ribs. ये जो ribs है इनके between में एक bone आपको नजर आ रही है. This is called sternum. It is sternum, breastbone. And collarbone, ये जो आपने देखा होगा, what is the collarbone? Skull clavicle. ठीक है, ये is the clavicle, collarbone. तो इस तरह से एक आपने देखा होगा ब्लैड की तरह की जो बोन्स होती है, it is called clavicle. Then in your hand, the wrist bone. You can see in the skeleton also, wrist bone, it is called carpals. These are called carpals, or and the finger bones are called phalanges. इन finger bones को हम क्या कहते हैं? phalanges कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? wrist bone कहते हैं. ये क्या कहला रहा है? radius, ulna. This is humeral. तो these all bones make a hand. एक हाथ जो बन रहा है, इसमें से कितनी bones इसमें मिल गई हैं? humerus, radius, ulna, wrist bone, carpals और phalanges. They all together make a hand. Then this is the backbone or vertebra. It is called vertebra, backbone. Due to this we can stand. इस bone की वजह से हम क्या हो सकते हैं? खड़े रह सकते हैं easily. Then this is pelvis. You can see this is, what is this? This is pelvis. It is the pelvis. Now this bone is called femur. Upper leg bone, you can say upper leg bone. This is called femur. This is femur. And then this is tibia, and this is fibula. The thick bone is tibia and the thin bone is tibula. Both make together a lower leg part. Lower leg, जो दोनों मिलके आपस में क्या बना रहे हैं? Lower leg बना रहे हैं, जो joint होते हैं. यहाँ देख सकते हैं आप. With the kneecap, patella. Patella is the kneecap. Patella is the kneecap. Then it is the kneecap called patella. ये आपस में दोनों upper leg और lower leg को आपस में join कर रहा है. ये kneecap आपस में दोनों को क्या कर रहा है? join कर रहा है, right? Then this is ankle bone. It is the ankle bone. It is called tarsal. This is the ankle bone and it is called, in the scientific name is tarsal. Ankle bone को हम क्या कह रहे हैं? tarsals कहते हैं. So this is tibia, this is fibula, and this is ankle bone. जिसे हम ankle bone कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसे tarsal कह रहे हैं. You can see on this skeleton, this is tarsal, or you can touch your ankle. It is called tarsal. In scientific, it is called tarsals. Now you can see these all bones are make together make a heart, make a leg. जो हमारा पैर है, hand and leg. What are the similarities in these? इन दोनों में क्या similarities है? Upper arm, humerus, upper arm, femur, ठीक है, upper leg. Humerus, upper arm, femur, upper leg. Radius and ulna, lower arm. Tibia and fibula, lower leg. Wrist, carpals, and the ankle bone is tarsal. So these are the
bones name of hand and legs. सही है ना? Now you can see the shoulder blade. It is scapula, shoulder blade. Then it is humerus, radius, thick radius, and the ulna and carpal, wrist bone, and the finger bone is called phalanges. These all bones are make together a hand. ये क्या बना रही है? सारी बोन्स मिलके आपका हाथ बना रही हैं. आप अपने हाथ पे भी देख सकते हैं. These are all phalanges. This is wrist bone, or you can say carpals. There are two bones. The number one is radius and the ulna, and the upper arm bone is called, this is humerus. Then this make a leg. Now in your leg, this is femur, this is patella, patella और knee cap, घुटना जैसे हम कहते हैं ना, knee cap, it's patella, tibia, fibula, tarsals, ankle. जो आपके एंकल होती है, इट्स कॉल्ड टार्सल्स. नाउ दिस इज हैंड एंड लेग. नाउ कम टू योर रिब. दिस इज द रिब. रिब, sternum, breastbone. In the center of the rib, it's a sternum, breastbone, clavicle, collarbone, vertebra, backbone, and the pelvis. This is pelvis. And what we call the skull, it is called cranium. स्कल को हम क्या कहते हैं? cranium कहते हैं. So try to learn all these names, all these parts of your skeleton. तो आपको क्या करना है? ये सारे नेम, स्केलेटन के सारे नेम को आपने क्या करना है? याद करना है. तो क्या फील हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? ये सारे जो बोन्स हैं मिल्स के, इनमें से कुछ बोन्स ऐसी हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं. हमारी किन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है? फॉर एग्जाम्पल क्रैनियम, स्कल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को. आपने देखा होगा ब्रेन एक सॉफ्ट पार्ट होता है. तो हमारे ब्रेन को कौन कवर कर रहा है? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को? स्कल. स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है. स्कल प्रोटेक्ट अवर ब्रेन. एंड देन रिब. जो रिब है वो किसको प्रोटेक्ट कर रही है? हार्ट एंड लंग्स. जो हमारे जो हार्ट भी सॉफ्ट पार्ट है एंड लंग्स भी बहुत सॉफ्ट पार्ट है. इन दोनों को प्रोटेक्ट कौन सा पार्ट कर रहा है हमारे स्केलेटन का? रिब. रिब के जो अंदर होता है वो क्या होता है? हार्ट एंड लंग्स. तो रिब जो है प्रोटेक्ट करती है हार्ट एंड लंग्स को, एंड स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको? ब्रेन को. स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को और रिब प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट एंड लंग्स को. ठीक है. सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन क्या करते हैं? हमें शेप देते हैं हमारी बॉडी को. हमारी बॉडी को शेप देते हैं. जैसे कि हमारे हाथों की शेप है, जो हम इरेक्ट खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं. तो ये जो शेप हमारी बॉडी को जो दे रहे हैं, सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन गिव अ सपोर्ट एंड शेप. सही है. ये हमें शेप, जैसे हम खड़े हैं तो हमारी बैकबोन जो है हमें वो सीधा खड़े रहने के लिए हेल्प करती है. इसी तरह मूवमेंट में हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं. जैसे हम अपने हाथ को ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं, पैरों की मूवमेंट हम इजीली कर सकते हैं, अपनी नेक को हम इजीली मूव कर सकते हैं. तो सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन हेल्प अस मूव एंड सपोर्ट. मूविंग, जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें मूव कर सकते हैं और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो शेप में हमारी शेप, जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं. सही है. तो ट्राई, आपको क्या करना है? सबसे पहले हम आपको एक टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर नंबर 2 का. मेक टाइटल पेज. एंड द होमवर्क, व्हाट इज द होमवर्क? ट्राई टू लर्न ऑल द पार्ट्स of the skeleton. सही. आप क्या करना है? होमवर्क, लर्न एंड राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. ये सारे जो पार्ट्स आपको मैंने यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे पार्ट्स आपने लिखने भी हैं और याद भी करने.
ये अपनी नोटबुक में आपने लिखना है और उसे आपने याद भी करना है। और हम इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट जॉइंट्स एंड मसल्स और इन डिटेल प्रोटेक्ट हाउ टू सपोर्ट अस स्केलेटन के स्केलेटन हमें किस तरह से सपोर्ट करता है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह।